हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिविल स्टेप एंड वेलकम टू आवर प्रयास सीरीज, जिसमें हम आपके साथ यूपीएससी मेंस में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। सो आप जानते हैं प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, मेंस है सितंबर में। सो इट इज़ हाई टाइम फॉर यू, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि एग्जाम में ही जाके लिखेंगे, पूरा टाइम वो पढ़ने में ही निकाल देते हैं। लेकिन दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच, बिकॉज बहुत कम टाइम होता है आपके पास एग्जाम में, आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं। सो कुछ चीज़ें आपको पहले से ही आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो किन किन पार्ट्स पर आपको ध्यान देना है, कौन कौन से कीवर्ड्स आपको रिकॉग्नाइज करने हैं जिनके बेस पर आप आंसर लिखेंगे। उसी तरीके से एक पैटर्न भी आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि अगर इस तरीके के, जैसे बहुत सारे डायरेक्टिव्स दिए होते हैं, आपने देखा होगा अगर प्रीवियस पेपर्स में, जैसे किसी में दिया होता है कि डिस्कस, किसी में दिया होता है एक्सप्लेन, किसी में क्रिटिकली एनालाइज, तो उन डायरेक्टिव्स का भी मतलब आपके दिमाग में पहले क्लियर होना चाहिए। तभी उसी, जैसे डायरेक्टिव वर्ड से ही हमें क्लियर हो रहा है कि उसी से ही हमें आंसर लिखने की डायरेक्शन मिलती है। सो अगर वो आपको पता है कि अच्छा ये अगर डायरेक्टिव आया तो ऐसा आंसर लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा पैटर्न क्या होगा आंसर लिखने का, तो जो जनरली जेनेरिक सा पैटर्न है वो ये है कि पहले आप इंट्रो लिखते हो, देन उसके बाद आंसर की बॉडी होती है एंड देन कंक्लूजन। तो ये पैटर्न आपको हमेशा फॉलो करना है, ठीक है। अगर डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग जो है ये जो बॉडी होती है इसमें चेंज होता है कि जैसे किसी में प्रोज एंड कॉन्स लिखने होते हैं, किसी में कंक्लूजन में आपको सजेशन देना होता है, रिकमेंडेशन देनी होती है, किसी में आपको सारे एस्पेक्ट से क्वेश्चन को देखना होता है। तो बॉडी और कंक्लूजन में चेंज होते हैं, लेकिन जो जनरल पैटर्न है वो आपका यही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कब पता चलेंगी, कब आप इसमें एकदम प्रो बन जाओगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे। और उसी पर्पज़ के लिए हमने ये इनिशिएटिव फिर से स्टार्ट किया है। सो आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो GS1 में क्वेश्चन आया था आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू कि जो मेंस की आंसर राइटिंग होती है वो करंट जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं उसी को ही कंडेंस फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में आपको लिखना होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मेंस के लिए उन्हें अलग से ही तैयारी करनी है, बट दैट इज़ रॉन्ग। जो आपने प्रीलिम्स में ही पढ़ा है उसी को ही आपको और भी ज़्यादा एनरिच करके, कंसाइज करके आपको मेंस की आंसर राइटिंग में लिखना होता है। सो इसीलिए प्रीलिम्स के लिए हमने परिश्रम 2020 करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। सो इसमें 24 टेस्ट होंगे, मीन्स 2400 MCQs, एंड एवरी मंथ वी विल प्रोवाइड यू 2 टेस्ट एंड दीज आर द सोर्सेज विच वी हैव कवर्ड इन दिस टेस्ट सीरीज। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मेंस में कुछ चीज़ें आपको पहले ही दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि ओके ये वाला डेटा हमें पता है और इस तरीके के क्वेश्चन में हमें ये डेटा यूज़ कर सकते हैं। सो उसी तरीके का मेंस फॉर्डर भी हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे, जो आपको मेंस 2019 में हेल्प करेगा, ठीक है। और बैच 2 स्टार्ट हो चुका है हमारी इस टेस्ट सीरीज का, 250 सीट्स हैं इसमें। सो यू हैव टू हरी अप बिकॉज रजिस्ट्रेशन 13 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। एंड फॉर मोर डिटेल्स अबाउट दिस टेस्ट सीरीज यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो आज जो हम GS1 का स्टार्ट करेंगे, अगर आपने सिलेबस देखा है, सिलेबस देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आप कोई भी न्यूज़ पढ़ते हैं या कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इस आर्टिकल में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो मैं इस टॉपिक में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तभी जो है आपकी जो पढ़ाई है वो सिस्टमैटिक वे से हो पाएगी। अदरवाइज बहुत ही हैपेजार्ड हो जाता है कि आपने पढ़ लिया लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ यूज़ करनी है। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। सिलेबस वाइज ही हम इन मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। सो ये जो हमने क्वेश्चन पिक किया है वो इंडियन कल्चर, सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो ये जो टॉपिक है वो GS1 का है, उसी से ही ये वाला क्वेश्चन आया है। और कब आया है? 2018 के मेंस में ही पूछा गया है वाला क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है सेफ गार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मोमेंट डिस्कस। तो सबसे पहले जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसमें वर्ड लिमिट कितनी है, ठीक है। सो इसमें वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स। तो आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा लिमिटेशन है आपके पास, बहुत अपने आप को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बहुत ही कम वर्ड्स में आपको एग्जामिनर को ये शो करना है कि आपको आता है इस क्वेश्चन के बारे में। तो आपको मेन चीज़ें लिखनी है, और मेन चीज़ें आप कब लिख पाएंगे? जब आपको पता होगा कि कीवर्ड्स क्या हैं, किस क्या एग्जामिनर हमसे पूछना चाहता है। तो आपको फिर कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। सो अगर हम ये वाले क्वेश्चन की बात करें, सो इसमें अगर हम पढ़ें सेफ गार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज, सो इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द कीवर्ड है। इंडियन आर्ट हेरिटेज जो है उस पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है इस क्वेश्चन का वो है इंडियन आर्ट हेरिटेज।
तो जब हम आंसर लिखना शुरू करेंगे तो कोशिश कीजिए, अगर आपको कोई सुंदर सा कोट पता है इंडियन आर्ट हेरिटेज के बारे में, या फिर कोई ग्रेट सेइंग जो आपको याद हो, अगर आप उससे अपना आंसर शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, वहीं से ही आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है, आई अंडरस्टैंड पेपर में बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, नहीं याद आती कई बार चीज़ें, तो आप इंडियन आर्ट हेरिटेज को ब्रीफ में डिस्कस कर दीजिए, दैट इज़ इनफ। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड जो है इस क्वेश्चन का वो है नीड ऑफ द मोमेंट। तो नीड ऑफ द मोमेंट जो है वो फोकस है, यही आपसे एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि इंडियन आर्ट हेरिटेज को सेफगार्ड करना है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इट हैज़ बिकम नीड ऑफ द मोमेंट। तो मेन जो आपका फोकस रहना चाहिए इस आंसर राइटिंग में वो रहेगा नीड ऑफ द मोमेंट पे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा डिस्कस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था वेरियस डायरेक्टिव्स प्रोवाइडेड होते हैं क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है डिस्कस। सो डिस्कस का मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन में डिस्कस बोला जाता है तो फिर किस तरीके से हमें आंसर लिखना है। सो डिस्कस का मतलब है ऑल आस्पेक्ट्स। सो अगर किसी भी क्वेश्चन में डिस्कस पूछ रहा है आपसे एग्जामिनर, डिस्कस का वर्ड दिया गया है, इसका मतलब एग्जामिनर वांट्स कि जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे सेफ गार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज से क्वेश्चन पूछा गया है, तो एग्जामिनर वांट कि इंडियन आर्ट हेरिटेज को सेफ गार्ड करने की क्या नीड है, इसको आपको सारे आस्पेक्ट से डिस्कस करना है। और जो हमारे पास पहले से ही फ्रेमवर्क तैयार रहता है, तो वो सारे आस्पेक्ट्स हमारे क्या रहते हैं जो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक आस्पेक्ट से आप उसको डिस्कस कीजिए, कोई भी टॉपिक हो, पॉलिटिकल आस्पेक्ट से कीजिए, सोशल आस्पेक्ट से कीजिए, अगर टेक्निकल आस्पेक्ट है उसका तो उससे कीजिए, और भी अगर कोई रिक्वायर्ड उसमें आस्पेक्ट अगर उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये जो है मेजर जनरल हमारे एस्पेक्ट्स हैं। डिस्कस में आपको ये डिस्कस करने होते हैं चाहे कोई भी टॉपिक दिया हो। तो यहाँ पर हमारे अगर हमने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए और जो डायरेक्टिव है वो हमारे दिमाग में क्लियर है कि हमारे आंसर राइटिंग का पाथ क्या होने वाला है, यहीं पर आपका 50% काम हो गया, ठीक है, क्योंकि आंसर सिर्फ हमें 150 वर्ड्स में लिखना है, बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं लिखना। 50% काम हमारा यही हो गया, हमें पता चल गया कि किस चीज़ पर हमें आंसर क्या लिखना है, क्या फोकस करना है और क्या हमारे आंसर लिखने का पाथ रहेगा, ठीक है। ये सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ते ही डायरेक्ट लिखना शुरू कर दो, उसको 1 मिनट दो थोड़ा आइडेंटिफाई कीवर्ड्स करने को और डायरेक्टिव डिसाइड करने को। उसके बाद जो जनरल हमारा स्ट्रक्चर रहता है आंसर का, वो भी आपको पहले से पता होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ही, ठीक है। तो ये आप दिमाग में थोड़ा बना के लीजिए। जैसे 150 वर्ड्स का ही जनरली पूछते हैं क्वेश्चन मेंस में, तो इसमें आपका जो इंट्रोडक्शन होगा दैट शुड बी ऑफ अराउंड 20 to 25 वर्ड्स, ठीक है। इसी में ही आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है, इंट्रोड्यूस करना है, और ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए आपका, क्योंकि अगर एग्जामिनर का जो फोकस है, जो ध्यान है, वो यहीं से हट गया तो बाद में आप कितना भी अच्छा लिख लीजिए आपको एवरेज मार्क्स ही मिलेंगे। तो एग्जामिनर को आपको अट्रैक्शन जो है वो इंट्रोडक्शन से ही उसको अट्रैक्ट करना है अपने आंसर की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मेन कोट, ग्रेट सेइंग अगर आपको पता है आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज ब्रीफ में आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, इंट्रोड्यूस कर दीजिए जो टॉपिक है। उसके बाद जो क्वेश्चन का मेन चीज़ है, जैसे नीड ऑफ द मोमेंट इस क्वेश्चन का मेन फोकस है, तो उससे आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम तक आप इंट्रोडक्शन ही लिखते जा रहे हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन देके तुरंत उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए जो मेन टॉपिक है और जो मेन फोकस है, जो मेन चीज़ पूछी जा रही है क्वेश्चन में। उसके बाद आती है हमारी बॉडी ऑफ द आंसर, तो दैट कैन बी ऑफ अराउंड 100 वर्ड्स। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें डिस्कस पूछा है, तो हम सारे आस्पेक्ट से इसको होलिस्टिकली कवरेज देंगे इस क्वेश्चन को। सो अराउंड 4 आस्पेक्ट से हम इसको डिस्कस करेंगे, तो 25 वर्ड्स ईच में हम हर एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको पता है 25 वर्ड्स आर नॉट मोर, सो वी हैव टू एक्सप्लेन दैट एस्पेक्ट। अगर एग्जाम्पल दे देंगे तो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद हमारा आता है कंक्लूजन। सो कंक्लूजन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्लोजर नहीं देंगे अपने आंसर को तो आंसर अधूरा सा लगेगा, अगेन एवरेज मार्क्स मिलेंगे। कंक्लूजन जो होता है उसमें आप कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव नोट पे आप अपने आंसर को एंड करने की कोशिश कीजिए। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आई अंडरस्टैंड, जिस पे आप पॉजिटिव नोट पे आंसर नहीं कर सकते, तो भी अगर आप नेगेटिव नोट पर भी एंड कर रहे हैं तो यू शुड गिव फिर रिकमेंडेशन कि ये जो है ये गलत हो रहा है, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है कि ये होना चाहिए, ठीक है। तो जो सिविल सर्वेंट है, आपको जॉब करनी है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को अभी से ही थिंकिंग कर लीजिए कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं ये करता,
ठीक है, यही आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है। तो कंक्लूजन भी आपका 20 से 25 वर्ड्स के बीच होना चाहिए, और ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए आंसर का पहले से ही दिमाग में, पेपर में नहीं सोचना है आपको, पहले से ही। और ये आपको कैसे दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इस आंसर को लिखने का। एक मॉडल आंसर हम यहाँ देखेंगे, ज़रूरी नहीं है आप भी सेम ऐसा ही लिखो, आप अलग भी लिख सकते हो, आप शेयर भी कर सकते हो हमारे साथ वो कमेंट बॉक्स में आंसर करके, लेकिन ये एक मॉडल आंसर है कि इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। सो इंट्रोडक्टरी लाइन रहेगी हमारी, अ कंट्री एज डाइवर्स एज इंडिया इज सिम्बलाइज्ड बाय द प्लूरैलिटी ऑफ इट्स कल्चर। सो इंडियन आर्ट हेरिटेज की बात हो रही है, कल्चर की बात हो रही है, तो उसमें हमने बता दिया कि हमारे इंडिया के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, जो इंडिया को सिम्बलाइज किया जाता है, किससे किया जाता है, इसकी कल्चर की प्लूरैलिटी से। एंड इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शंस ऑफ टैंजिबल एंड इंटेंजिबल आर्ट फॉर्म्स विच फॉर्म्स द इंडियन आर्ट हेरिटेज। तो तुरंत हमने यहाँ पर बता दिया इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया की कल्चर में प्लूरैलिटी है, वही इंडिया की कल्चर को सिम्बलाइज करती है, और इंडिया के पास लार्जेस्ट कलेक्शन है टैंजिबल इंटेंजिबल आर्ट फॉर्म्स का। अब हमें यहाँ पर तुरंत इसको कनेक्ट करना है किससे, नीड ऑफ द मोमेंट से। तो नीड ऑफ द मोमेंट क्यों है हमें इंडियन आर्ट हेरिटेज को सेफगार्ड करने की, बिकॉज इंडिया हैज़ बीन द विक्टिम ऑफ थेफ्ट, स्मगलिंग, डुप्लीकेट्स एक्सेट्रा फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। और अगर रीसेंट एस्टिमेट की बात करें, सो यूनेस्को डिपिक्ट द इंक्रीजिंग ग्रेविटी ऑफ दिस इशू। तो तुरंत हमने अपने इंट्रोडक्शन को, जो मेन पार्ट है इस क्वेश्चन का, उससे कनेक्ट कर दिया। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। उसके बाद हम अपने इंट्रोडक्शन को बॉडी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर एक कनेक्टिंग लाइन आपको डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन आपका अलग लगे, बॉडी अलग लगे, कुछ ऐसे फ्लो में आंसर आए, इसके लिए कनेक्टिंग लाइन आप डाल दीजिए। और इसमें आप जो क्वेश्चन में वर्ड्स दिए हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फिर एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि इसी क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं। सो यहाँ पर वी कैन राइट कि सेफ गार्डिंग इंडियन आर्ट हेरिटेज हैज़ देयरफॉर बिकम द नीड ऑफ द मोमेंट, जो हमसे क्वेश्चन में गिवन है, एंड इट कैन बी डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग आस्पेक्ट्स। तो डिस्कस हमारा डायरेक्टिव था, इसलिए हम डिफरेंट आस्पेक्ट से इसको डिस्कस करेंगे, और यही हमने कनेक्टिंग लाइन में मैंशन कर दिया। उसके बाद अब हम देखते हैं, ये है हमारी बॉडी ऑफ द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम सोशियो कल्चरल आस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना, तो इसलिए आपको डिटेल्स में नहीं जाना कि एग्जैक्ट आपको कोई डेटा अगर पता है तो अच्छा है, उससे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है आंसर। अगर नहीं भी पता है तो भी आप जनरल चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। सो सोशियो कल्चरल आस्पेक्ट से हमें इंडियन आर्ट हेरिटेज को सेफगार्ड करना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज आर्ट हेरिटेज गिव्स अस द आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बीइंग इंडियन। उसके अलावा इन ऑर्डर टू प्रिजर्व आवर कल्चर वी नीड टू सेव आवर आर्ट हेरिटेज विच सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर हमने ब्रीफ में पूरा बता दिया कि हमें सोशियो कल्चरल आस्पेक्ट से इंडियन आर्ट हेरिटेज को सेफगार्ड करना ज़रूरी है। उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक आस्पेक्ट। सो क्या क्या इकोनॉमिक आस्पेक्ट हैं जिसकी वजह से इसको हमें सेफगार्ड करना चाहिए। सो फर्स्ट तो ये है कि इट बूस्ट टूरिज्म। सो कल्चरल हेरिटेज टूरिज्म सर्व समथिंग यूनिक टू सेटिस्फाई द पैलेट ऑफ टूरिस्ट एंड हैज़ बिकम द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। ये हम सभी को पता है। इसमें आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि किस तरीके से आर्ट हेरिटेज जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करता है। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जहाँ पे हेरिटेज टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं, जैसे जोधपुर, जयपुर, इन सारी चीज़ों का हम दे सकते हैं। जैसे इनका टूरिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, स्पेशली राजस्थान हम टूरिज्म की बात करें, सो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इंडियन आर्ट हेरिटेज जो वहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट। सो सेविंग, डेकोरेटिंग एंड मेंटेनिंग द आर्ट हेरिटेज नीड्स लॉट ऑफ मैन पावर विच इन टर्न इंक्रीजेज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो इकोनॉमिक आस्पेक्ट की तरफ से हम लिख सकते हैं, और भी इसमें पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं, जैसे जीडीपी ग्रोथ है। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वहाँ पे प्रोडक्शन इज डोमिनेटेड बाय द इनफॉर्मल इकोनॉमी। तो यहाँ पर हमने क्या शो करने की कोशिश की एग्जामिनर को कि इंडिया के एस्पेक्ट से जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज क्यों होती है, बिकॉज ऑफ इंडियन आर्ट हेरिटेज, बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। ऐसी चीज़ें आप मेंशन करने की कोशिश कीजिए, अपने आंसर को क्वेश्चन से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। सो बीइंग द मेजर पार्ट ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी, कल्चरल हेरिटेज हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी। जैसा एग्जाम्पल राजस्थान, दिल्ली, इन सब का हम दे सकते हैं।
देन उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट्स। सो टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट के हिसाब से हम देखें, सो इंडियन आर्ट हेरिटेज हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन साइंटिफिक डिस्कवरी एज वेल एज इन न्यू टेक्नोलॉजीज। इसका आप एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट से इंडियन आर्ट हेरिटेज को कनेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो यहाँ पर आप एग्जाम्पल दीजिए कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट जंतर मंतर, या आयरन पिलर्स हाई रेजिस्टेंस टू कॉरोजन, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। सो सेफ गार्डिंग दीज हेरिटेजेस would help us in discovering advanced technologies and can also be used as a motivating factor to promote scientific appetite among youth and kids। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रॉब्लम पे आपको ध्यान देना है, अपने क्वेश्चन को वाइड कवरेज देने के लिए और भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यूथ एंड किड्स जो है उनका साइंटिफिक जो अप्रोच है वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं है, तो उसको भी प्रमोट करने के लिए वी कैन यूज़ दिस। उसके बाद आता है हमारा पॉलिटिकल एस्पेक्ट। सो बहुत ही क्लियरली इसमें गिवन है कि आर्टिकल 49 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट प्लेसेस ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट और गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट। तो इसलिए भी हमें इंडियन आर्ट हेरिटेज को सेफगार्ड करने की ज़रूरत है, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही डायरेक्टली दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमने सारे एस्पेक्ट से इस टॉपिक को कवर कर लिया है, और वही इस क्वेश्चन की डिमांड थी। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप जैसे मैंने आपको बताया इस पॉइंट्स में आप आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप माइंड मैप बना के और डायग्राम बना के भी इस आंसर को लिख सकते हैं। आपके पास कम टाइम है तो डायग्राम विल बी मोर हेल्पफुल बिकॉज इट विल टेक लेस टाइम। सो जो मैंने अभी आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस किए उसी को ही आप इस तरीके से डायग्राम फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है, टाइम भी कम लगेगा। और अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं तो भी आप डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट में आप डायग्राम में एग्जाम्पल्स दे दीजिए जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस आंसर में मेंशन करना, तो डायग्राम से और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा। अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पे। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको पॉजिटिव नोट पे एंड करना है, तो क्वेश्चन में पूछा गया था सेफ गार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मोमेंट। तो इसके लिए अभी प्रेजेंटली क्या हो रहा है, सो ये जो इंपॉर्टेंस है सेफ गार्ड करने की, दिस हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट, and in order to preserve these elements government of India implements a number of schemes and programs। so schemes and programs generally सारे क्वेश्चन में यूज़ हो सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी सेक्टर के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोग्राम्स कुछ तो चलाती है ही, वो आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन आर्ट हेरिटेज को सेफगार्ड करने के लिए स्कीम्स चलाई हुई हैं, लाइक scheme for safeguarding the intangible heritage and diverse cultural tradition of India, adopt a heritage scheme etc। इन स्कीम के बारे में आपको डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ नाम लिखना है ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि इस बंदे को क्लैरिटी है कि इस सेक्टर के लिए या फिर इस प्रॉब्लम के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम शुरू की है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि अ लॉट मोर नीड टू बी डन एज दिस हेरिटेज वुड हेल्प टू मेंटेन अ कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल डायलॉग बिटवीन पीपल्स सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स। तो यहाँ पर आपने ये एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो पूरा हम कर रहे हैं, ये जो हमें पूरे की नीड है, इंपॉर्टेंस है, वो क्यों है कि जो इंडियन आर्ट हेरिटेज है वो डिफरेंट सोसाइटीज़ को, पीपल्स को, कल्चर्स को, उनके बीच कल्चरल और सिविलाइजेशनल जो डायलॉग्स हैं उनको मेंटेन करती है, और इसीलिए हमें इसकी नीड है। तो हमने पॉजिटिव नोट पे अपने आंसर को एंड कर दिया। एज वेल एज हमने ये भी बता दिया कि गवर्नमेंट ऑलरेडी क्या कर रही है, लेकिन और भी हो सकता है क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस ये है। तो इस तरीके से हमें अपने आंसर को लिखना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड गाइस दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दीज टाइप ऑफ वीडियोज़ हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। और ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप भी लिखने की कोशिश कीजिए और शेयर कीजिए हमारे साथ। हमारी ईमेल आईडी है hello@civilstep.com, यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द नंबर वेयर यू कैन ऑल्सो कॉल अस इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।